हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सबको ये पता है कि ये एसएसटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो चलिए इसे करते हैं। और क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक विनती है, छोटी सी विनती है कि अगर ये वीडियो आप सब तक पहुंच रही है तो प्लीज़ इसे बिना स्किप किए हुए पूरा देखने की कोशिश कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पवनों के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो ऑप्शन बी, पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी पछुआ पवन कहते हैं। सी, मौसमी पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दशा बदलती रहती हैं। तो इसमें ऑप्शन ओनली बी और सी सत्य है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। पवन का नाम उसके बहने आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है, जाने की दिशा के आधार पर नहीं निर्धारित होता है। इस कारण कथन ए गलत है। पश्चिम से आने वाली पवनों को पश्चिमी पछुआ पवन कहते हैं और मौसमी पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। इस प्रकार विकल्प बी के अंतर्गत कथन बी और सी सही है। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन गति कहते हैं। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पहला स्थानीय पवनें, दूसरा मौसमी पवनें, तीसरा है स्थायी पवनें, स्थानीय पवनें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु दाब से संबंधित कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो ऑप्शन ए ही सही है। चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहाँ वायु का दाब भी नहीं है। तो यहाँ पर ए बी सी सही है। बी में क्या है, वायुमंडल में वायु दाब में अंतर तापमान में भिन्नता के कारण होता है। सी, वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र में से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। वायु दाब से संबंधित सही कथन, चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहाँ वायु दाब भी नहीं है। वायुमंडल में वायु दाब में अंतर तापमान में भिन्नता के कारण होता है और वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है। इस प्रकार विकल्प डी के अंतर्गत दिए गए सभी कथन ए, बी और सी तीनों सही हैं। चंद्रमा के पृष्ठ पर विभिन्न आमापों के गर्त हैं। इस पर बहुत से खड़ी डाल वाले ऊंचे पर्वत भी हैं। इनमें से कुछ पर्वत तो ऊंचाई में पृथ्वी के सर्वाधिक ऊंचाई के पर्वतों के समान है। चंद्रमा पर ना तो वायुमंडल है और ना ही जल है। नोट, 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चंद्रमा पर अपने कदम रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूसू, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों में पाई जाने वाली एक डॉल्फिन के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए। तो ऑप्शन ए, सूसू की उपस्थिति से नदी में जल की शुद्धता का पता चलता है, ये सही है। ऑप्शन सी भी सही है। गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को खत्म कर रही है, सही है। तो इसकी ए सी हमारा केवल सही है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। सूसू गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों में पाई जाने वाली एक डॉल्फिन है। इसकी उस उपस्थिति से नदी में जल की शुद्धता का पता चलता है और गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को खत्म कर रही है। इस प्रकार विकल्प सी के अंतर्गत कथन ए और सी सही है। गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है प्लैटनिस्टा गैंगेटिका है।
यह केवल मीठे पानी में रह सकती है और यह वास्तव में दृष्टिहीन होती है। ये पराश्रव्य ध्वनियों का उत्सर्जन करके शिकार करती हैं, जो मछलियों और अन्य शिकार से टकराकर वापस लौटती हैं तथा उन्हें अपने दिमाग में एक छवि बनाने में सक्षम बनाती हैं। इनको सूसू भी कहा जाता है। और नोट दिया गया है, गंगा डॉल्फिन को वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई। तो गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है प्लेटनिस्टा गैंगेटिका। क्या नाम है? प्लेटनिस्टा गैंगेटा। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सिलिकॉन घाटी एवं सिलिकॉन पठार के संदर्भ में सही है? तो ऑप्शन होगा बी सही, बी, सी और डी सही। तो बी देखते हैं, दोनों भिन्न महाद्वीपों पर अवस्थित हैं। और सी, दोनों एक ही तरह की आर्थिक गतिविधि से क्रमबद्ध हैं। डी, दोनों को समान प्रकार के अवस्थित लाभ मिलते हैं। तो इसकी व्याख्या देखते हैं, सिलिकॉन घाटी एवं सिलिकॉन पठार के संदर्भ में सही कथन, दोनों भिन्न महाद्वीपों पर अवस्थित हैं, दोनों एक ही तरह की आर्थिक गतिविधियों से क्रमबद्ध हैं और दोनों को समान प्रकार के अवस्थिति लाभ मिलते हैं। इस प्रकार विकल्प सी के अंतर्गत कथन बी, सी और डी सही है। सिलिकॉन वैली संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को व कैलिफोर्निया के दक्षिण में स्थित है और कंप्यूटर सेमीकंडक्टर चिप्स में सिलिकॉन के प्रयोग के कारण इस क्षेत्र का यह नाम प्रसिद्ध हुआ। नोट, बेंगलुरु भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जल विद्युत परियोजना से जोड़कर देखा जा सकता है? तो स्थानीय समुदाय का विस्थापन, निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन स्थापित करने में खर्चीला। हमारा ऑप्शन ए, बी और सी सही है। तो इसकी व्याख्या करते हैं, स्थानीय समुदाय का विस्थापन, निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन और स्थापित करने में अधिक खर्च, ये सभी लक्षण जल विद्युत परियोजनाओं से जोड़कर देखा जा सकता है। आजकल के बांध सिर्फ सिंचाई के लिए ही नहीं बनाए जाते हैं, अपितु इनका प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है, जहां एकत्रित जल अनेकों उपयोग से समन्वित होते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलज व्यास बेसिन में भाखड़ा नागल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है। नोट, जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। तो पूछा जा सकता है कि किस नेता ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? तो ऑप्शन होगा जवाहरलाल नेहरू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों ए, बी तथा सी को पढ़ें और फिर उसके बाद सही विकल्प का चुनाव करना है। तो चुनाव, ऑप्शन हमारा बी और सी सही है। मल्चिंग से मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। और सी है, वेदिका फार्म द्वारा तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन कम हो जाती है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। तो इसकी व्याख्या देखते हैं, प्रायः पौधों के बीच खुली भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। इस प्रक्रिया को मल्चिंग कहा जाता है। मल्चिंग से मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। वेदिका फार्म चौड़े, समतल अथवा तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए।
इससे पृष्ठीय तनाव और